नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिरसा तहसील के झागुल और सोनगुड्डा में 2 लोगों की फांसी लगाने से मौत। महिला नक्सली के शव को लेने नहीं पहुंचे परिजन, प्रशासन ने किया दफन। बिरसा के आधा दर्जन गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात, लोगों में दहशत। महिला बाल विकास विभाग की निलंबित पर्यवेक्षक के पति पर प्रताड़ना का आरोप। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अधिवक्ता रहे कार्य से विरक्त। और जिले भर में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का त्योहार, जगह जगह किए गए पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। जिले के दक्षिण बैहर और बिरसा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों द्वारा फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। पहली घटना बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम झागुल में एक युवक ललित कुमार यादव 23 वर्ष अपने घर में फांसी लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को 4 बजे ललित अपने परिवार के साथ खेत में काम कर घर लौटा। 7 बजे जब परिजन घर लौटे तो उन्होंने देखा कि ललित अपने घर में फांसी पर झूला हुआ था, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरी घटना दक्षिण बैहर सोनगुड्डा पुलिस चौकी अंतर्गत 4 घाट की है, जहां पर जगन परते 45 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिले के लांजी थाना अंतर्गत देवरबेली चौकी के पुजारी टोला में 9 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 14 लाख के इनामी महिला नक्सली नंदे के शव को लेने के लिए उसके परिजन नहीं आए। मंगलवार को पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर पालिका के माध्यम से स्थानीय मृत्युंजय घाट में नक्सली नंदे के शव को दफन कर दिया गया। आपको बताएं कि 10 जुलाई को पोस्टमार्टम के बाद से ही नक्सली महिला का शव जिला अस्पताल की मरचूरी में सुरक्षित रखा हुआ था। पुलिस के द्वारा उसके परिजनों को सूचना दे दी गई, लेकिन उसके परिजन शव को लेने नहीं आए, जिसके बाद उसे दफन करवाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नक्सली महिला नंदे के परिवार के अधिकांश लोग दलम में सक्रिय है। छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की रहने वाली है। जैसा कि पूर्व में भी उसके विषय में यही जानकारी मिली थी कि वह बचपन से ही नक्सली दलम में सक्रिय रही थी। उतरवा लो 2 मिनट। पन्नी निकाल लो फावड़े से, फिर थोड़े वो नमक डाल के फिर वो कपड़ा डाल देना। बीते कुछ महीने पहले ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ के 2 हाथी जंगलों से भटककर बालाघाट जिले के बिरसा वन परिक्षेत्र इलाके में पहुंचे हैं, जिन्होंने क्षेत्र के कई गांवों में उत्पात मचाया और अब आगे बढ़कर बैहर वन परिक्षेत्र की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। जानकारी यही मिल रही है कि तेज गर्मी की वजह से उड़ीसा के जंगलों में खाने की कमी के चलते ये 2 जंगली हाथी 650 किलोमीटर का सफर तय कर छत्तीसगढ़ राज्य पार करते हुए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे लांजी के जंगल से होते हुए बिरसा वन परिक्षेत्र में पहुंचे हैं। बिरसा बफर जोन जो कान्हा वन अभ्यारण्य से सटा हुआ है के वनग्राम मठारी शिकारी टोला अडोरी के रहवासी इलाके में पहुंचे थे तथा उत्पात मचाते हुए धान की फसल एवं घर की बाड़ी को रौंद दिया। ग्रामीण जंगली हाथी के पदचिन्ह दिखाते हुए बता रहे हैं कि किस तरह उनके धान की रोपनी को बर्बाद किया गया। ये जंगली हाथी अब आगे बढ़ते हुए बैहर वन परिक्षेत्र की सीमा में पहुंच गए हैं। परावरा चालू बंद है वो गिर की झाल पूरे है वो निकालेगा। हां तो नहीं है। 嗯。
इधर देख के दिखाते जाना जहाँ जा कर। पांच हाथी। कितना नुकसान करे हाथियों ने? वो बाड़ी खुदा है। अच्छा, तो फिर शिकायत करे थे आपने, बताए थे किसी को? बताए तो नहीं, सिपाही उपाही लोग को बताए थे। अच्छा, कब रात में आए थे क्या? हाँ, रात ही में। इधर से सीधा खेती की तरफ से गए। कैसे पता चला था कि हाथी थे और कितनी संख्या थी उनकी? तो कुत्ता भूखा था ना। कितनी संख्या रही होंगी? वो 6-7। हाँ। कितना नुकसान हुआ है? बहुत हो गया ना। फिर भी अब खार में थोड़ा सा यही हो हल्का से। अच्छा, बंदी ला भी ऐसे बहुत लोटी न हो। तो इसकी सूचना दी थी आपने? नहीं, वो सिपाही दरोगा तो आए वही दिन। क्या बोले? और लाख ले गए। अब घर से कोई सम्मत नहीं है, कैसे करें कैसे नहीं। डिप्टी रेंजर जितेंद्र चौधरी ने पुष्टि करते हुए बताया कि हाथियों की संख्या 2 है जो छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर बिरसा होते हुए बैयर वन इलाके में आए हैं। अभी तक कहीं से जनहानि की सूचना नहीं है। गांव में मुनादी करा दी गई है कि कोई भी इनके पास न जाए। हाँ, इसकी जानकारी है। वो 11 तारीख को उनका मूवमेंट मिला है यहाँ पे शेरपार बीट कक्ष क्रमांक 1605 में। तो उसका हम लोगों ने गाँव वालों को मुनादी भी करवा दिए हैं कि इनसे सतर्क रहें, आजू बाजू गाँव वालों को। तो लगातार मूवमेंट वहीं मिल रहा है। रात में भी, कल भी वहीं थे, आज भी वहीं गए थे। और ये छत्तीसगढ़ से प्रवेश किया है, छत्तीसगढ़ लांजी बिरसा होती हुई है। अभी पूरी बैयत कक्ष क्रमांक शेरपार बीट में आए हुए हैं। तो इनका लगातार अभी मूवमेंट मिल रहा है। क्या हाथियों की क्या जनसंख्या है सर वहाँ? 2 हैं, जंगली हाथी 2 हैं जी। तो उनकी वजह से सर ग्रामीणों को कोई जनहानि सर? नहीं, जनहानि नहीं हो रही किसी प्रकार की। वो ग्रामीणों द्वारा जो रोपा के लिए रूप तैयार किया गया है उसको बस क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ग्रामीणों को समझाई दी जा रही कि आपका जो नुकसान हो रहा है इसको राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त इससे पटवारी के द्वारा आज वो स्थल सत्यापन में किया गया। मजिस्ट्रेट ये अपने तहसीलदार साहब ने भी कॉल किए थे, पटवारी भी आ गए थे। जानवर और किसानों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? जानवर और किसानों के लिए तो मुनादी करवा दिए कि भाई इससे दूर रहें, ना जाएं उनके पास में। देखने की भीड़ है, ज़्यादा आक्रोश ना हो जाए, जंगली हाथी है, इस तरह से गाँव वालों को समझाई दी है कि ये दूर रहे उनसे। वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? अभी शाम का तक के तो वही है मूवमेंट। अभी देखो, अभी थोड़ा रात में नाइट गश्ती भी जाएंगे तो पता लग जाएगा क्या है उनका, क्या जानकारी है, आगे गए या वहीं पे रुके हुए हैं। ये रात में ही पता चलता है थोड़ा सा। सर सर्चिंग में और कुछ पता चलेगा अपने क्षेत्र में या कहीं और निकल गए सर? नहीं, अपने क्षेत्र में अभी कहीं नहीं निकले। अब सर्चिंग में रात में पता चलेगा उनका मूवमेंट क्या है, किधर किस तोड़ जाते क्या जाते हैं, उसकी जानकारी सवेरे अब पता चलेगा क्या होता है। तो ऐसी कोई जनहानि तो नहीं? ना, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वारासिवनी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पर्यवेक्षक अर्चना मेश्राम पर वसूली के आरोप लगाए, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने यह आरोप लगाया है कि पर्यवेक्षक के पति उन्हें धमकी दे रहे हैं। वारासिवनी परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उमा गोलेंद्र बताती हैं कि उनकी पर्यवेक्षक उनसे हर महीने पैसे वसूल करती थी, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई। उसके बाद जिला अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया। लेकिन अब निलंबित पर्यवेक्षक के पति आंगनबाड़ी पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। इसी बात की शिकायत करने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची हुई थी। सर, हम इसलिए आए थे कि पिछले साल सिकंदरा सेक्टर की जो सुपरवाइजर थी अर्चना मेश्राम मैडम, ये सारी कार्यकर्ताओं से पैसा लेती थी। किसी से 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये, हर महीने का उनका डिपॉजिट था। 2-2, 3-3 हज़ार एक कार्यकर्ताओं से ले रहा। एक दिन कार्यकर्ता ने मेरे पास शिकायत की कि दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने सीएम हेल्पलाइन कर दिए थे। पिछले साल की बात थी, इस साल मैडम निलंबित हो चुकी है। अब उनके मिस्टर परेशान कर रहे हैं कि THR पंजी लाओ, तो कैश बुक लाओ, तो फलानी पंजी दिखाओ, ये पंजी दिखाओ। पूरी कार्यकर्ता इतनी परेशान हो रही है। कभी ऑफिस में बुलाते हैं,
कहीं उसके मिस्टर जाके आंगनवाड़ी उनमें डराते धमकाते हैं, तुमको देख लो। वो ये चाहता है कि इनके द्वारा मतलब मेरे पत्नी को निलंबित किया गया, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। भाई उन्होंने पैसा मांगे, हमने सीएम हेल्पलाइन कर दिए थे, हमारी क्या गलती है इसमें? तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उनके मिस्टर द्वारा तो हमको परेशान किया जा रहा है ना। यदि मेरी एक भी बहन को कुछ होता है या बीपी बढ़ जाता है, इसकी सारी जवाबदारी अर्चना मिश्रा मैडम रहेगी और उसके मिस्टर रहेंगे। शहर के गोंदिया रोड स्थित एक ट्रक से सोमवार की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा त्रिपाल काटकर 20,000 का सामान चोरी कर लिया गया, जिसकी शिकायत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा कोतवाली थाने में की गई। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुरुदयाल सिंह भाटिया बताते हैं कि अज्ञात तत्वों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी बात की शिकायत करने कोतवाली पहुंचे हैं। ये हमारे किस ट्रांसपोर्ट वाले ये मालिक हैं, संचालक, इनके 2 गाड़ियाँ चलती है लोकल में, चिल्लर माल बुकिंग करके बैयर साइड इनकी जाती है गाड़ी, कटंगी जाती है। तो कल रात में कुछ अराजक तत्वों ने, चोरों ने इनकी गाड़ी से तिरपाल काट के कुछ माल ले गए हैं, जो लगभग नुकसानी 20 से 25 हज़ार बताई जा रही है। सो हम आके वो टीआई साहब से मिलके और इनकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि भाई वो चोरों को जल्दी पकड़ा जाए और इनका जो माल गया उनको रिकवर किया जाए। कहाँ की घटना है? हाँ जी, घटना कहाँ की? घटना ये बालाघाट वार्ड नंबर 30 शौकत अली की टाल के पीछे इनका घर। ट्रक मालिक सचिन अग्रवाल बताते हैं कि गाड़ी खड़ी हुई थी, अज्ञात तत्वों द्वारा इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें अलग अलग तरह के कुल 20,000 के सामान चुरा लिए गए। लगभग रात में 2 से 3 बजे की बात। कैसी क्या वारदात हुई? गाड़ी खड़ी थी, रस्सा पाल काट करके माल लेके गए ऊपर से। कितना माल था? क्या माल था? 12 कैन तेल थी और 4-5 बक्से। तो लांजी तहसील के टेमनी टोला निवासियों ने आज जिला प्रशासन के सामने मांग रखी कि उनके गांव और लगे हुए 3 टोलों को मिलाकर पंचायत बना दी जाए। आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में जिले के भीतर 38 पंचायतों की संख्या अधिक हो रही है। ग्रामीण भी यही गुहार लगा रहे हैं कि परिसीमन में टेमनी टोला को एक पंचायत बना दिया जाए। हम मांग लेके आए हैं कि हम सन 2017 से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो गांव है हमारा जो जनपद क्षेत्र लांजी है, लांजी तहसील का सबसे बड़ा पंचायत अपना टेमनी है, जिसके अंतर्गत 4 गांव आते हैं, टेमनी, चौंदा टोला, दीना टोला और जुनवानी। यहाँ की आबादी, तीनों टोला की आबादी कम से कम 2500 के ऊपर है और बड़ी पंचायत होने के कारण सभी हितग्राही लोगों का जो शासन का जो भी काम आते हैं सभी हितग्राही को नहीं मिल पाता। बहुत से लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है, बहुत से लोगों को काम नहीं मिल पाता शासन प्रशासन से जो भी योजना आती है बड़ी पंचायत होने के कारण। तो हमारे गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से मांग है और ये मांग हम निरंतर 2017 से करते आ रहे हैं। ये हमारी 6वीं जन सुनवाई है बालाघाट कलेक्टर कार्यालय में। हमारे मांग के ऊपर अभी तक की कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। आज हम मांग लेके आए थे, कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे तो पंचायत स्तर को अलग करने का, पंचायत अलग करने का, परिसीमन का जो कार्य होता है वो सीओ साहब के निर्देश के अनुसार हो रहा है। अतिक्रमण की कार्यवाही फिर से प्रारंभ हो गई है। काली पुतली चौक से होते हुए गुजरी बाजार, गौली मोहल्ला होते हुए अवंती बाई चौक तक चलाए गए इस अभियान के दौरान एक बार अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी गई है कि वे आगे से अतिक्रमण न करें, वरना उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में ही कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर पालिका ने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने जुर्माने की कार्यवाही नहीं की। कलेक्टर कार्यालय में आज हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्या ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष रखी, जिसका जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित निराकरण किया गया। बारासोरी क्षेत्र के अंतर्गत खुर्सी पार चंगेरा के ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या रखी। ग्रामीण शंकरलाल पंचेश्वर ने बताया कि 14 जून को उसके मकान में आग लग गई, जिसके कारण घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया और आज उसे झोपड़ी में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वहीं आर्थिक दशा भी काफी दयनीय हो चुकी है। ग्रामीण ने जिला प्रशासन से मुआवजे एवं आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। सर, वो 14 जून 2006 को 1-1:30 बजे अंगार अपने आप कैसे पता नहीं चला सर। अंगार लगने से मकान 6 कमरे के मकान जल गए, उसमें पूरे अनाज से लेके पैसे कौड़ी पूरे जल गए। खाने के लिए कुछ दाना नहीं है, अभी झोपड़े में रह रहे हैं। तो शासन स्तर पर कोई आपको मुआवजा मिला या मुआवजा कुछ भी नहीं मिला है सर अभी, और रहने के लिए खाने मतलब कुछ परेशानी भी है।
यानी दिक्कत काफी बहुत दिक्कत है सर। अभी क्या मांग करते हैं प्रशासन से? आत्मसमर्पित नक्सली ब्रजलाल पंद्रे की नक्सलियों के द्वारा हत्या करने के बाद ब्रजलाल के परिजन वर्तमान में आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। पुलिस के द्वारा मदद न किए जाने से हताश ब्रजलाल के परिजनों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और उनसे आर्थिक मदद और मृतक के पुत्रों को रोजगार दिलाए जाने की मांग की। इस संदर्भ में ब्रजलाल के पुत्र ओमकार 15 वर्ष ने बताया कि 21 जून को नक्सलियों के द्वारा उनके पिता ब्रजलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनकी आर्थिक दशा बिगड़ रही है। इसको लेकर आज उन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष गुहार लगाया है। हमारी मांग यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा उनकी मदद की जाए और एक पुत्र को रोजगार दिलाया जाए। बस ऐसी कुछ सुविधा मांगने के लिए आए हैं। किस प्रकार की सुविधा चाहिए आपको? कुछ अच्छी स्थिति रहने के लिए। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके? हमारे अभी तक घटना हो गई है जिसमें कि आतंकवादी ने मार दिए। आतंकवादी नक्सली? नक्सल है। कब की घटना है? 21 तारीख 21 से 2019 की। किन लोगों ने मारा है? नक्सल है। अभी परिवार में आपके कितने लोग हैं? अभी परिवार में सिर्फ 3 भाई हैं, एक सिस्टर है, एक माँ है। अच्छा, तो अभी परिवार की जीविका कैसे चल रही है? बहुत कंडीशन खराब है पिता का हत्या होने के कारण। अच्छा, पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ मदद मिली है कि नहीं मिली है? नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला है। 16 जुलाई को जिले के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई। लालबर्रा में जिला अधिवक्ता संघ कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता अजय कौशल ने बताया कि राज्य शासन के कुछ मंत्रियों के द्वारा विधानसभा सत्र में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पारित होना था उस पर चर्चा करते हुए विरोध किया गया, जिससे नाराज होकर प्रदेश के पूरे अधिवक्ता साथियों ने राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर 1 दिवसीय प्रतिवाद दिवस मनाकर अपने कार्य से विरत रहे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल का विरोध किया है, उनकी हम निंदा करते हैं। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने इन मंत्रियों की निंदा की है और वर्तमान सरकार से हमारा पुनः निवेदन अपील है कि वो जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिले और वो निश्चिंत होकर अपने कार्यों पे संलग्न रहे। जिला मुख्यालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शुक्ला और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार बताते हैं कि प्रदेश स्तर से भी लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग उठती रही है, बावजूद इसके प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। इसके विरोध में 16 जुलाई को अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहे और मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। काफ़ी लंबे समय से अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। इस कारण राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको कि आप लोग की मांगें मानी नहीं जा रही है? ये तो सरकार की खामियां हैं। पूर्व में भाजपा की सरकार थी, लगभग 13 साल गुजरने के बाद भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो सका। क्या दोनों सरकार? वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा सत्र चालू था, मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों के द्वारा विरोध किया गया प्रोटेक्शन एक्ट का, जबकि वो खुद वकील है। उसके बावजूद भी उनके विरोध किया गया, जिस कारण वो पेश नहीं हो पाया। अधिवक्ता जो अधिवक्ता है समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और जब उसी को सुरक्षा नहीं है, आए दिन वकीलों पे हमले हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, ऐसी घटनाओं के लिए राज्य सरकार का खुद का प्रस्ताव था कि हम अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। अब जब घोषणा होने पर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं ला रहे हैं, इससे राज्य सरकार की मंशा जाती है और निश्चित रूप से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अधिवक्ताओं हमले बढ़ रहे हैं, मारपीट घटनाएँ बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से वो खेदजनक है और हमारे सम्मान के खिलाफ है। हम लोगों ने राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर ये आंदोलन आज 1 दिन का केवल विरत रहने का चालू किया। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा के धानीटोला में 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे रोड के अधूरे निर्माण के कारण सीमेंट से भरा ट्रक जो बालाघाट से कटंगी की ओर जा रहा था पलट गया, जिसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।
जानकारी के अनुसार बालाघाट से कटंगी सीमेंट लेकर 10 चक्का ट्रक जा रहा था, जो धानी टोला में दोपहर 3 बजे पलट गया, जिसका मुख्य कारण रोड का अधूरा निर्माण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वारासिवनी से कटंगी मार्ग का निर्माण अधूरा किया गया है और साइड की ही रोड बनाई गई है, जिसमें ट्रक चालक द्वारा आगे से आ रहे वाहन को साइड न देने के लिए रोड में जगह नहीं बनाई गई है, तो बाजू में रोड निर्माण के लिए खोदी गई जगह जिसकी गहराई करीब 2-2.5 फीट है कि जिसमें रॉक का चक्का नीचे उतरने के कारण ट्रक पलट गया। रोटरी क्लब बालाघाट टाइगर्स द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारी सदस्यों को पदभार सौंपा गया। इस अवसर पर मंगलवार को शहर के निजी होटल में विधिवत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी रोटेरियन सदस्य सहित नगर के गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लेकिन ये रोटरी का ही जादू है। इस सन 1819 में वास्तव में ये बदला बालाघाट शहर से निकला हुआ एक छोटा सा डॉक्टर रोटरी आया, क्योंकि रोटरी भेदभाव नहीं रखती है। रोटरी में सब समान है। सारे रोटेरियंस आपस में भाईचारे और सौहार्द का व्यवहार करते हैं। ये कम से कम हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में शहर की वीरांगना स्कूल सहित वारासिवनी के सिविल अस्पताल में पौधारोपण का आयोजन किया गया। वहीं बालाघाट वारासिवनी के साईं मंदिर में पूजा अर्चना और 56 भोग लगाए गए। इसके बाद महाप्रसाद वितरित किया गया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में 5 पीपल के पेड़ लगाने के आदेश जारी किए गए। इसी तारतम्य में मंगलवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव की उपस्थिति में पीपल के पौधे लगाए गए। एक तो पीपल का पौधा जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है और इवन जैसे शास्त्रों में भी लिखा है उसके महत्व को। पर ये हमारे राज्यपाल महोदय हम लोगों को राजभवन से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें पहले ये जानकारी चाहिए गई थी कि कितना आपका जगह है, कितने आप पौधे लगाए जा सकते हैं। तो वो सब हम लोगों ने भेजा था। तो उस आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में, मतलब हर कॉलेज से जानकारी मांगी गई थी, तो पूरे मध्य प्रदेश में ये पहल की गई है कि पीपल के पौधे स्पेशल रूप से लगाए जाए। तो आज इस परिसर में हम लोगों ने यहाँ सामने और पीछे कुल 6 पीपल के वृक्ष लगाए हैं। उनके लिए ट्री गार्ड है और ये निर्धारित कर दिया गया है कि उसकी देखभाल कौन करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये प्रथा आगे भी चलती रहे और ये जो पौधे आज लगाए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के साईं मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। इस विषय में जानकारी मंदिर के प्रमुख पुजारी महेंद्र दास वैष्णव ने बताया। आज प्रतिवर्षानुसार 2006 से लगातार 2006 से लगातार बाबा साईंनाथ जी के मंदिर में वैदिक परंपरा अनुसार बाबा साईंनाथ जी का पंचामृत महाभिषेक पूजन हुआ। भक्तों के द्वारा अभिषेक कराया गया और भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बाबा की कृपा उनका बनी रहे, हमेशा हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। बाबा का अभिषेक पूजन के बाद श्रृंगार आरती उपरांत ठीक मध्याह्न आरती और मध्याह्न आरती के समय बाबा साईंनाथ जी को सभी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के निवासी और शिक्षा विभाग के प्राचार्य पद पर कार्यरत आलोक मिश्रा अकेले ही वैनगंगा नदी का जल लेकर लांजी स्थित कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। बीते कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अकेले ही कावड़ यात्रा निकालकर कोटेश्वर धाम जा रहे हैं। पद्मेश 24 से चर्चा के दौरान उन्होंने इस यात्रा का उद्देश्य और मकसद दोनों ही बताया।
मेरे गुरु हैं भोलेनाथ। मैं अपने भोलेनाथ के लिए यहाँ से जल लेके हर गुरु पूर्णिमा को जाता हूँ और उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि धर्म का दिखावा न किया जाए, धर्म को अपने आस्था के हिसाब से लिया जाए। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, अपने हिसाब से जो कुछ करना है वो करना है। जो गुरु हमें सिखाए वो हमें करना चाहिए। कितने किलोमीटर की रास्ता है जो पदयात्रा? पूरा मिला के लगभग 70 किलोमीटर हो जाता है। वैसे 65 किलोमीटर लांजी है, लेकिन लगभग 70 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है। स्थानीय वीरांगना स्कूल में निर्जा सोशल फाउंडेशन बालाघाट एवं इको क्लब के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत पीपल कदम के वृक्ष लगाए गए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शाला परिवार के प्राचार्य एस के तुरकर, अशोक चौबे, निर्जा फाउंडेशन के रूपेश श्रीवास्तव, गोल्डी मिश्रा, जय भगत, आभा वर्मा, अनिता श्रीवास्तव एवं शाला परिवार के बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्राचार्य तुरकर ने बताया कि शाला में प्रतिवर्ष पौधे लगाए जाते हैं और उनकी देखरेख कर उन्हें बड़ा किया जाता है। पिछले वर्षों में जितने भी पौधे लगाए गए हैं वे सभी जीवित है। आज शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर पीपल के पौधों का रोपण करना है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सारा परिवार के सदस्य, विद्यार्थी ये सब मिलकर इको क्लब के बैनर तले पीपल के पौधों का रोपण कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो और भी एक महत्वपूर्ण जो पौधे, जिसमें कदम का एक पौधा है, इसका भी आज इस शाला परिसर में हम रोपण करेंगे और इस पर्व के माध्यम से हम संकल्पित भी है कि जितने पौधों को हम रोपित करेंगे वो पूरे पौधे 100%। वरिष्ठ शिक्षक अशोक चौबे बताते हैं कि एक अच्छी पहल है कि पीपल और बरगद के पौधों को लगाकर शहर को हरा भरा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन वृक्षों को हम विद्यार्थियों के माध्यम से, अपनी संस्था के पालकों के माध्यम से, शाला के शिक्षकों के माध्यम से और इस फाउंडेशन के सदस्यों के माध्यम से इन वृक्षों को समय समय पर देखते रहेंगे और इनकी देखभाल करते रहेंगे। इस तरह से इनकी तैयारी करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे कि आने वाले समय में ये मानव जाति के लिए और हमारे नगरवासियों के लिए एक जन कल्याण के लिए ये काम आ सकें और इनसे उत्सर्जित होने वाली जो ऑक्सीजन है वो हम सभी के साथ साथ जिले वासियों के लिए भी काम आ सकें। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नेवरगांव में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ग्राम पंचायत बांद्री अंतर्गत आने वाले बोट्टा हुड़की में निर्माणाधीन नवीन स्कूल भवन के ग्राउंड में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 16 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पद्मेश से चर्चा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरगांव प्राचार्य RS मरस्कोले ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों में पीपल का वृक्षारोपण करना अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत बोट्टा हुड़की में नवीन स्कूल भवन के ग्राउंड में पीपल, वटवृक्ष, नीम, आम व जामुन सहित अन्य प्रजाति के पौधे लगाए गए। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पीपल का वृक्षारोपण करना अनिवार्य है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर ये पौधे हर समय ऑक्सीजन छोड़ते रहता है, इसलिए इसको शैक्षणिक संस्थाओं में लगाना बहुत अनिवार्य माना गया है। तो कौन सी जगह है सर ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन, नवीन स्थान है, जिसमें हमने सोचे कि यहीं वृक्षारोपण करना उचित होगा। नगर में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में 16 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल द्वारा शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी का निरीक्षण करने के बाद भर्ती वार्ड में मरीजों को फल वितरण किया गया। मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका दुष्परिणाम वर्तमान में मौसम संतुलन बिगड़ने से नजर आ रहा है। साथ ही उपस्थित जनों को ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर प्रदूषण कम करने और वातावरण में ठंडक पैदा करने के लिए प्रेरित किया। अस्पताल के लिए काफी सौभाग्यशाली
ये सब जो देख रहे हैं कि ऊपर वाला जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, ये खिलवाड़ उसी का प्रतिक्रिया उसी की जिस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। और आज जिस तरह से पिछले कई वर्षों से लगातार जंगल काटे गए और लगातार जो औद्योगिक विकास की जो हुआ उसका कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन भी था जिसका हमारे लोगों ने पालन नहीं किया। और उसके चलते आज ग्लोबल वार्मिंग जो है, आज वायुमंडल इतना गर्म हो गया है, उसका मुख्य कारण यही है कि ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ते जा रही है और वायुमंडल इतना गर्म हो गया है कि आज मौसम का पता ही नहीं है। अब देख रहे हैं कई जगह सूखा पड़ रहा है, कई जगह बाढ़ आ रही है। संभाले हुए हैं अस्पताल को और सारे क्षेत्रों को। तीसरी बार मेरा विजिट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अस्पताल एक बहुत ही साफ सुथरा अस्पताल और मरीज बड़े सेटिस्फाइड यहाँ मिलते हैं, बड़े अच्छे से इन्होंने संभाला हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा आपको और प्रयास करना चाहूँगा साहब ने जो भी घोषणा की है उन सबकी चीजें हम लोग पूरी करेंगे। और आपको नगर में स्थित श्री राम मंदिर में साईं भक्तों द्वारा 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सबसे पहले साईं भक्तों द्वारा साईं बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर संगीतमय साईं भजनों का आयोजन कर महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर के भक्तजनों ने पहुंचकर महाप्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता। नगर में कटंगी मार्ग पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने 16 जुलाई को वारासिवनी वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य वन परिक्षेत्र अधिकारी डीसी वासनिक की अध्यक्षता और कांग्रेस नगर अध्यक्ष विकी एड़े, जिला महामंत्री आनंद बिसेन, महिला नेत्री रीना काशल, ललिता बोर्डे, बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जवाहर नवोदय विद्यालय प्राचार्य पूनम राज शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। जवाहर नवोदय के विद्यार्थियों को वृक्ष का महत्व एवं वृक्षारोपण क्यों करना आवश्यक है उसके संबंध में बताया गया कि वर्तमान में वायुमंडल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, जिसका कारण जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई हो रही है उस प्रकार से वृक्षों का रोपण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हमें मौसम का असंतुलन झेलना पड़ रहा है और पौधे लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें उस लगाए हुए पौधों का ध्यान रखकर उसका संरक्षण भी करना होगा ताकि वह किसी कमी के कारण सूखे ना और खराब ना हो, तभी वृक्षारोपण सफल हो पाएगा। आज वातावरण प्रदूषित हो चुका है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वायुमंडल गर्म हो रहा है और दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। कर सके इस तरह के बीच में रहे, चारों तरफ वृक्षारोपण के बीच में अन्य गतिविधियों के लिए जगह भी हमारे पास रहना चाहिए। इस तरह से वृक्षारोपण करें और इस वृक्षारोपण में हमारे जो फॉरेस्ट के लोग काम कर रहे हैं वन विभाग के, उनसे भी और पढ़ाई के बोले एजुकेशन में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप सबका रहा है। इसकी निश्चित सराहना पूरे जिले में पूरे वाराणसी क्षेत्र में आप सब। वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट एवं मछलियों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंधित अवधि में मछलियों का विक्रय करने वाले लोगों के विरुद्ध मत्स्य उद्योग विभाग के अमले द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उप संचालक मत्स्य उद्योग शशि प्रभा ध्रुवे ने बताया कि जिले में प्रतिबंधित अवधि के दौरान मछलियों के क्रय विक्रय पर कार्यवाही करने के लिए दल द्वारा जब्त की गई मछली की नीलामी करने से 3150 रुपए प्राप्त हुई है। इस राशि को शासकीय कोष में जमा करवाया जाएगा। सरेखा गुजरी चौक से मत्स्य पालन के लिए प्रतिबंधित 8 किलोग्राम महामांगुर मछली भी जब्त की गई है। जब्त महामांगुर मछली को शासन के निर्देशानुसार जमीन में गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया है।
मानव उत्थान सेवा समिति बालाघाट में 19 जुलाई मंगलवार के दिन पावन मंगलमय गुरु पूजा की गई। आश्रम में प्रातः आरती पूजा के बाद आस्था मंगल भवन में सुबह से ही भजन मंडली ने बड़ी धूमधाम से मनाई। शीतला माता मंदिर में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर पंडा द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद वर्ष के प्रथम पर्व अखाड़े पर भक्तजन मंदिर पहुंचकर माता रानी को अठवाई चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दिन भर भक्तजन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर अठवाई चढ़ाते रहे। 17 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान मंदिर में अखंड रामायण पाठ का गायन करवाया जाएगा, जिससे नगर सहित क्षेत्र भक्तिमय हो जाएगा। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर साईं ग्राम बकोड़ा स्थित साईं मंदिर में 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं बाबा का आस्थापूर्वक अभिषेक पूजन किया गया। इस अवसर पर प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक साईं बाबा का पूजन अभिषेक किया गया, जिसमें प्रातः 8 बजे से शुभ प्रभात व अभिषेक पूजन संपन्न किया गया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे से सत्यनारायण व्रत कथा एवं हवन, दोपहर 1 बजे मध्याह्न आरती की गई। इसके बाद राजेश मधुकर हरडे के द्वारा साईं प्रसाद वितरण किया गया। राधे राधे मंडल के द्वारा भजन कीर्तन का गायन किया गया और इसके बाद शाम 4 बजे से चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इस अवसर पर साईं मंदिर में प्रातः से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जिनके द्वारा पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिरसा तहसील के झागुल और सोनगुड्डा में 2 लोगों की फांसी लगाने से मौत। महिला नक्सली के शव को लेने नहीं पहुंचे परिजन, प्रशासन ने किया दफन। बिरसा के आधा दर्जन गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात, लोगों में दहशत। महिला बाल विकास विभाग की निलंबित पर्यवेक्षक के पति पर प्रताड़ना का आरोप। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अधिवक्ता रहे कार्य से विरक्त। और जिले भर में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का त्योहार, जगह जगह किए गए पौधारोपण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपना एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
ऑडियो